जय हिंद जय भारत। आज हम कर रहे हैं ज्ञानचंद यादव पुस्तक का प्राचीन भारत और इसका पार्ट 4। इसका ऑडियो बुक के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा जो पार्ट है वो 4 है। तो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। हड़प्पा लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं थे। ठीक है, ये महाराष्ट्र का बता रहे हैं। फिर आगे आहार बेट में प्राचीन आविष्कार ताम्रवर्ती है। प्रशस्त्र फलक उद्योग के अवशेष मिले यहाँ से। देमाबाद में कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति का स्थल था और इस काल के लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। लगभग थे सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली में भी पाए गए हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत के अन्य किसी भी स्थल से नहीं मिले हैं। ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे तथा वर्ष भी धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे। सप्रथम चित्रित मृदभांडों के विशेष ताम्रपाषाणी के काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सप्रथम भारतीय है ना जो चित्रित मर्दभांड थे ना उसके जो विशेष सप्रथम का मिलते हैं तो सप्रथम इसी काल में मिलते हैं, ताम्रपाषाणी के काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की थी। किस काल के लोगों ने? ताम्रपाषाण काल के लोगों ने। इस समय शवों के संस्कार हेतु घर के भीतर ही शवों को दफना दिया जाता था। अब यहाँ पर नवपाषाण कालीन स्थल दर्शाए गए हैं तो इसको हम देखते हैं। सप्रथम हमारा बुर्ज होम है ना, जो लद्दाख में जम्मू कश्मीर में है, फिर श्रीनगर, फिर गुफकराल और फिर ये जो हमारा मगदह है, कोल्डी हवा है, जे नवपाषाण प्लस ताम्रपाषाण प्लस लोहा युग के यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फिर जुमकशी के ना प्रचलन का पता चलता है कहाँ से? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के पास से है ना। तो नेक्स्ट है हमारा इधर पाकिस्तान में वालीगी है, फिर सरायखोला है और इस्लामाबाद है, फिर गिलीगुल मोहम्मद है, फिर कोटा है, मेहरगढ़, हस्तिनापुर। कांच की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? हस्तिनापुर से। देखो जो काले रंग की चूड़ियाँ हैं वो कालीबंगा राजस्थान के राजस्थान उत्तरी का जो एरिया है वहाँ से मिली है। और हस्तिनापुर से क्या मिली है? कांच की चूड़ियाँ मिली हैं। कहाँ से? हस्तिनापुर से। और फिर बालाथल, ठीक है। और फिर ये मेहरगढ़ जो है जहाँ से ग्रेट बास्केट नाम से प्रसिद्ध है, ये बास्केट नाम से प्रसिद्ध है। फिर भाई ये जो हमारा हस्तिनापुर है यहाँ से मृदभांडों का प्रचलन नवपाषाण काल से माना जाता है। मृदभांड के अंदर व बाहर की बारी के चारों ओर का भाग काला व शेष भाग लाल होते थे, जिसे गैरिक मृदभांड पात्र कहा जाता है। इसकी खोज ब्रजवासी लाल में हस्तिनापुर में इसका नामकरण किया गया था। आगे है कि जो लिंग मुंगुर है जहाँ से क्या मिला? भी दक्षिण भारत में सर्वप्रथम पालीदार कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। ठीक है। और फिर यदि निवासा की बात करें महाराष्ट्र में तो यहाँ पर सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। और यदि हम नागार्जुनकोंडा की बात करें तो जहाँ से दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का विकास हुआ है। और यदि हम पेमपल्ली की बात करें तो जहाँ पर कपड़े निर्माण का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? पेमपल्ली तमिलनाडु से मिला है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे स्थल हैं, जैसे होडकाल है, मस्की है, सगाला है, फिर संगन कल्लू है, फिर पालादाई है ना, चेन्नई, ब्रह्मगिरी, खरहीपुर, हेमबर्ग, टैक्सल है, पिकली हल है, हेलूर है ना। ये सभी स्थल कौन से स्थल हैं? नवपाषाणकालिक स्थल हैं। फिर उत्तर पूर्वी भारत में देखते हैं तो मारुतारू है, ठीक है। फिर दावोंजली है, होंडिंग है, गुवाहाटी है, ये ब्रह्मपुत्र घाटी जहाँ से ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है। चिनाद, पटना, कोलकाता, दारूद, कुचाई, ये सारे के सारे कौन से स्थल हैं? नवपाषाणकालिक स्थल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोने का साक्ष्य। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास कर्नाटक के कोलार खानों से मिला था। यह एक नवपाषाण युगीन स्थल है जो गंग वंश को प्राचीनतम राजधानी थी।
नेक्स्ट जो हमारा है ये दर्शाया गया नपुंसककालिक स्थल। नपुंसककालिक स्थल दर्शाए गए हैं। तो मेहरगढ़ जो है जय कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। जहाँ से क्या क्या मिला है नपुंसक काल के तौर पर? तो नपुंसक काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले? मेहरगढ़ वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिले हैं। बुर्ज होम कहाँ है? जय कश्मीर में है। श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास गड्ढा घर का प्रमाण 1935 ईस्वी में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। खेती से परिचित थे, जहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। गुफर कराल देखें तो कुम्हार की गुफा कश्मीर में। जय कश्मीर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी के औजार व दूसरे मृदभांडों का प्रमाण मिला है। सिलबट्टा मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण व हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। कोल्डी हवा जो यूपी में है, बोलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है, जहाँ के उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती का प्रमाण जो भारत में नहीं विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता था, परंतु लहुरादेव व्रत में शत कबीर नगर से चावल की खेती का प्रमाण 8000 से 9000 ईसा पूर्व में मिला है। आगे मगहरा उत्तर प्रदेश गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र का उत्खनन से गोलाकार झोंपड़ियों के प्रमाण मिले हैं और धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। आगे चौपानी मंड उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के निकट मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोंपड़ियां ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के प्रमाण और विश्व का प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। चिरान देखें तो बिहार सारण जिले में स्थित है। नपुंसककालीन एकमात्र स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में जो चिरांद है ना, जो कहाँ पर स्थित है? बिहार में। चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। सारण जिले में स्थित है और जो नपुंसककालीन एकमात्र स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिलेंगे। कौन से उपकरण? हड्डी के। अब तक किसके उपकरण मिलते आ रहे थे? अभी तक पत्थरों के उपकरण मिलते आ रहे थे। और जय चिरांद बिहार में स्थित एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से हमें प्रचुर मात्रा में किसके मिले साक्ष्य? हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, जो प्राय हिरणों के सिंगों से निर्मित थे। आगे है दावोजली हांडिंग जैसे में स्थित है और कृषि व पशुपालन के प्रमाण जहाँ से हमें मिलते हैं। किसके प्रमाण मिलते हैं? कृषि और पशुपालन दोनों के प्रमाण मिलते हैं। आगे सारू तारू ये भी कहाँ स्थित है? असम में स्थित है और जहाँ पर गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी व अंकित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आगे है संगण कल्लू कर्नाटक में स्थित है जहाँ से क्या मिले हैं? मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है और जहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं और ये टीले मवेशी बाड़ों के स्थल थे। आगे पिकलीहल तो जगह कहाँ स्थित है? और संगण कल्लू और पिकलीहल कहाँ स्थित है? दोनों कर्नाटक में स्थित हैं। नपुंसक युगीन निवासी पशुपालक थे, जे गाय बैल बकरी भेड़ को पालते थे, जहाँ से राख का ढेर व निवास स्थल दोनों मिले हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो आगे करते हैं हम। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है ताम्रपाषाण युग। तो इसके जो ऊपर जो हेडिंग है ना वो है ताम्रपाषाण युग। तो जिस काल में मनुष्य ने पत्थर व तांबे के औजारों के का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। किस किस का? पत्थर व तांबे का प्रयोग जब साथ में मनुष्य ने किया तो उसे हम ताम्रपाषाण काल कहने लगे। ठीक है। और इसे नपुंसक और ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जिस धातु के औजारों से प्रयुक्त किया गया वह तांबा था। ऐसा माना जाता है कि तांबे के सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया और इसका प्रमाण अतिरकम्पल यानी मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी था। ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में प्रथम बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही नगरों में, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाणिक अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियों के बाद में आती है। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। जोरवे संस्कृति जो हमारी जोरवे संस्कृति थी जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी उसकी कई बस्तियां जैसे देमाबाद और इनामगाम में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा देमाबाद है और
लोग सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किए थे, जिनमें काले व लाल मृदभांड मुख्यतः थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था परिलक्षित होने पर इसे नवपाषाणकालीन ताम्रपाषाण संस्कृति नाम दिया गया था। ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। कौन सी ईंटों से परिचित नहीं थे? पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। कौन से लोग? ताम्रपाषाणकालीन लोग। इसका प्रयोग कभी कभी होता था, लेकिन प्रयोग होता था, परिचित थे नहीं। ठीक है। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। अब देखो, कांस्य युग यानी सिंधु घाटी सभ्यता आने से पहले ही मातृ देवी की पूजा हो रही, यानी मातृ सत्तात्मक प्रथा को महत्व दिया जा रहा है। कई कच्ची मिट्टी को नगर मूर्तिकाएं भी पूजी जाती थी। नामगांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट जो हमारा प्रमुख ताम्रपाषाणी संस्कृतियां देखते हैं, तो सर्वप्रथम हमारी हार संस्कृति 2800 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच कहाँ पर थी? राजस्थान के उदयपुर में थी। फिर कायथा संस्कृति कहाँ थी? तो कायथा संस्कृति 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच चंबल नदी के तट पर थी, या फिर वहाँ के एरिया में थी। आगे जो हमारी आती है सह पर, वो है सावलदा संस्कृति। कौन सी संस्कृति? सावलदा संस्कृति 2300 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच में थी और जो महाराष्ट्र के धुलिया में थी। कहाँ थी? महाराष्ट्र के धुलिया में थी। नेक्स्ट जो हमारी आती है वो है प्रभास संस्कृति। 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व के बीच में थी। गुजरात का तटीय क्षेत्र जहाँ पर जय थी। और मालवा संस्कृति कहाँ थी? जय कब से कब तक थी? तो जय 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व के बीच में थी और जय नर्मदा नदी के क्षेत्र पर थी। आगे है रंगपुर संस्कृति कहाँ थी? 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व के बीच में थी और जय गुजरात के तटीय क्षेत्र में थी। आगे हमारी आती है जोरवे संस्कृति। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व के बीच में थी और महाराष्ट्र का देमाबाद व नामगांव एरिया में थी। कौन सी संस्कृति? जोरवे संस्कृति। अब इसका मेमोरी टिप्स दिया गया है। आकाश परमार्जो। ठीक है, इस ट्रिक से हम इसको पूरी को याद कर सकते हैं। आगे विश्व ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ, तो वैसे जो हमारे काम की नहीं है, लेकिन एक बार कर लेते हैं, क्योंकि जैसे नेट JRF हिस्ट्री वगैरह का एग्जाम होता है तो उसमें आ जाता है ना, क्योंकि इसमें वर्ड का भी आता है तो ये भी आ सकता है। ये कर लेते हैं, यानी विश्व ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। पहले सभ्यता या फिर लक्षण, फिर मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, भारत। तो सबसे पहले हम देते हैं सभ्यता में, जहाँ पर लक्षण में देते हैं नदी। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ज़्यादा जलाब फरात नदी के बीच में थी। मिस्र की नील नदी के किनारे थी। चीन की देखें तो हवांगहो नदी पर थी। भारत की देखें तो सिंधु नदी पर थी। आधुनिक शहर देखें तो मेसोपोटामिया जो थी वो इराक में थी। मिस्र की देखें तो मिस्र में थी। चीन की देखें तो उत्तरी चीन में थी। भारत की देखें तो हड़प्पा और पश्चिमी पंजाब सिंध में थी। अब इनका परिवहन देखें तो नौका व पोत से होता था मेसोपोटामिया में। मिस्र में देखें तो स्थलीय व समुद्री होता था। चीन में देखें तो रेशमार्ग था और भारत में देखें तो स्थलीय व समुद्री था। भाषा लिपि देखें तो मेसोपोटामिया की जो भाषा लिपि थी वो किलाक्षर थी। मिस्र की देखें तो चित्राक्षर थी। चीन की देखें तो चीनी भाषा की थी और भारत की देखें तो हड़प्पा यानी अपठनीय थी। ठीक है, क्योंकि जब अपठनीय यानी अभी तक पढ़ी नहीं गई है तो अपठनीय होगी ना। नेक्स्ट है हमारा धर्म। इनके धर्म कौन कौन से थे? मेसोपोटामिया में सूर्य, चंद्रमा, आकाश व प्रजनन की पूजा होती थी। मिस्र में देखें तो नए शहर के देवता व मंदिर थे और चीन में देखें तो अनेक देवी देवता थे। भारत में देखें तो माता देवी व लिंग पूजा थी। अब शासक वर्ग देखें तो मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा अभिजात थे और मिस्र में देखें तो पुरोहित फराओ राजा थे और चीन में देखें तो शांग थे और भारत में देखें तो राजा थे। सामाजिक वर्ग देखें तो मेसोपोटामिया में व्यापारी दास सामान्य जन थे। मिस्र में देखें तो किसान व्यापारी और शिल्पकार थे और चीन में देखें तो किसान व्यापारी शिल्पकार थे और भारत में देखें तो किसान व व्यापारी और पशुपालक थे। अब इनका स्मारक देखें। मेसोपोटामिया के स्मारक के बारे में कुछ पता नहीं चला। मिस्र में देखें तो मिस्र में पिरामिड थे। चीन में देखें तो चीन की दीवार थी और यदि भारत में देखें तो विशाल स्नान गृह था। आगे ताम्रपाषाण युग के स्थल। फर्स्ट जो हमारा आता है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान सभ्यता कहाँ थी? जहाँ मेहरगढ़ में थी। ब्रेट में नाल, कुल्ली और कविटा। ठीक है। सेकंड आती है सिंधु यानी आमरी सभ्यता, आमरी, और फिर कोट दिजियान सभ्यता। राजस्थान में देखें तो उत्तर पश्चिम में सोपी सभ्यता, कालीबंगन थी। उत्तर पूर्वी में गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर थी और दक्षिण पूर्व में देखें तो बनास सभ्यता, ब्रेट में हार व गिलुंड थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में देखें तो सवालदा सभ्यता जोरवे थी और जोरवे सभ्यता जोरवे ब्रेट में देमाबादी नामगम नवासा सोगावोन थी।
पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखें तो मालवा सभ्यता, मेरठ में दंगवाड़ा कपाहता थी। उत्तर प्रदेश में देखें तो आर्चरी कलर्ड पोट्री सभ्यता थी। अतरंजी खेड़ा, लाल किला सेई। नेक्स्ट जो हमारा है वो है देश में चावल की खेती का प्रमाण। तो भारत में चावल की खेती बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों पर नए शोध से पता चला है कि देश की मुख्य फसलों की पैदावार चीन के साथ ही शुरू हो गई थी। किसके साथ? चीन के साथ ही शुरू हो गई थी। शोध में इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि सिंधु घाटी के लोग दोनों मौसमों में जटिल फसलों की पैदावार करते थे। गर्मियों में जहाँ चावल बाजरा व सेम पैदा की जाती थी और सर्दियों में गेहूं जौ दालों की पैदावार होती थी। दोनों फसलों के लिए पानी की अलग अलग मात्राओं की आवश्यकता होती थी। शोध के अनुसार क्षेत्रीय कृषकों का एक नेटवर्क प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाजारों में मिश्रित उपज की आपूर्ति करता था। कांस्य युग के दौरान यह सभ्यता पाकिस्तान से लेकर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक फैली हुई थी और गंगा के मध्य तराई क्षेत्र के लहुरा देव के संत कबीर नगर में चावल के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं, जहां से 8000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2000 ईसा पूर्व में चीन से यह विधि भारत आई थी। उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय व ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को 430 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में इस फसल के पहुंचने के प्रमाण मिले हैं। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने जेनिफर बेटस के पूरी तरह से प्राचीन दक्षिण एशिया में अलग प्रक्रिया के अंतर्गत खेती के प्रमाण मिले हैं। ज्ञातव्य हो कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य स्थल मेहरगढ़ बेल्ट में पाकिस्तान और बलूचिस्तान में स्थित है, जहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, जहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखते हैं ताम्रप्रशानकालीन स्थल। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं आहार। यहाँ से कुछ खास मिला है। आहार का प्राचीनतम नाम क्या था? ताम्बावती था। खास क्या था? जहाँ से तांबा बहुत मिलता था, ये इसकी खासियत है। ठीक है। और ये देखते कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रप्रशान युगीन संस्कृतियाँ बाद में आती है। अब हम महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं इसके। बहादुराबाद है, दिल्ली है, राजपुर परसू है, लाल किला सेई, अतरंजी खेड़ा देख लो ना, अतरंजी खेड़ा कहाँ है? यूपी में है। ठीक है। फिर सोहगोरा, फिर नरहन, फिर चिरांद बिहार में चिरांद है ना। फिर जोधपुरा तो राजस्थान में है, गणेश्वर भी राजस्थान में, नुह है, मालवा और फिर एरन, फिर नारगदा, कायथा, महेशमती, एक फिल्म भी बनी है ना महेशमती। फिर गिलुद हो गया। आहार हम राजस्थान में है। फिर रंगपुर हो गया। फिर प्रभा सपत्तनन है ना, प्रभा सपत्तन, फिर सावलदा हो गया। फिर नवदा टोली हो गया, जिस हमारे ताम्रप्रशानकालीन स्थल है। फिर निवासा हो गया, जिनसे पटसन का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? निवासा से मिला है। फिर नासिक हो गया महाराष्ट्र। फिर जोरबे है ना, ये महाराष्ट्र में हो गया। फिर दैमाबाद, तो ताम्रप्रशान युगीन सबसे बड़ी बस्ती जो वस्तुतः जोरबे संस्कृति से संबंधित थी वे थी देमाबाद एक शहर था जो कि जोरबे संस्कृति से संबंधित था और यह ताम्रप्रशान का सबसे बड़ा स्थल था। कौन सा स्थल था? देमाबाद था। फिर निवासा हो गया। फिर चंदौली हो गया। फिर इनाम गांव, फिर मास्की ना, ये इनाम गांव कहाँ है? जी सारे पास में निवासा, चंदौली, मास्की, इनाम गांव, देमाबाद, नासिक, जोरवे, ये सब पास में है ना। तो ये 2-3 नदियाँ इसके आसपास है। फिर हम देते हैं पांडुराजार, डिब्बी है ना, फिर महिषा दल, फिर कोलकाता। तो ये सभी स्थल 1-2 बार भी यदि निगाहों से निकाली तो याद हो जाएंगे। मद्रास यानी अतरम्मी पंकम तांबे का प्रथम कुल्हाड़ी औजार जहाँ से मिला है। मानव सभ्यता का क्रम देखें तो प्रशान काल यानी स्टोन एज, फिर ताम्र काल यानी कॉपर एज, फिर कांस्य काल यानी ब्रोंज, फिर लोहा युग यानी आयरन एज। ठीक है। आगे हमारे आते हैं ताम्रप्रशानकालीन स्थल। नवदा टोली देख कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। जैसे क्या मिला है? इस स्थल का उत्खनन HD सांकलिया द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? HD सांकलिया के द्वारा किया गया। इंदौर के निकट नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर क्या है? ये अवस्थित है। चित्रित काले व लाल मर्दभाण जिसे
जिन्हें मालवा मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है, कताई बुआई व चरखे तकलियाँ प्राप्त हुई हैं। आगे जो हमारा आता है वो है ताम्रवती। राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। प्राप्त साक्ष्य देखें तो काले व लाल मृदभांड जिन पर सफेद रेखिक चित्रों से सजे रहते हैं। आगे देमाबाद, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं: ब्रट में रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड गेंडा हाथी, ठोस धातु से निर्मित प्राप्त हुई। कलश समाधान के प्रमाण: कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण। आगे इनामगाम महाराष्ट्र में है। ठीक है, स्थान कौन से? इनामगाम महाराष्ट्र में है। और कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले। जहाँ पर कौन कौन से मकान बनते थे? कच्ची मिट्टी के मकान बनते थे। कहाँ पर? इनामगाम महाराष्ट्र में। गोलाकार गड्ढे कहाँ से मिले हैं? इनामगाम महाराष्ट्र से मिले हैं। आगे निवासा कहाँ है? ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। मैंने बताया था ना सभी जो स्थल, मस्की हो गया, चिरांद हो गया, इनामगाम हो गया, निवासा हो गया, ये सभी पास पास में 2-3 जो वहाँ नदियाँ हैं दक्षिण भारत में, उसके आसपास है ना दक्षिणी नदियाँ जो है। तो निवासा से क्या क्या मिला है? पटसन का प्रथम साक्ष्य में कहाँ से मिला है? निवासा से। वह मृदभांड लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण भी यहाँ से हमें मिले हैं। आगे जो हमारी थी संस्कृति, तो इनकी संस्कृति कैसी थी देखते हैं हम लोग। प्रागैतिहासिक युग के पश्चात कई वस्तु ऐतिहासिक युग के आरंभ की सूचना देती हैं। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं, दोबारा करते हैं। प्रागैतिहासिक युग के पश्चात कई वस्तु ऐतिहासिक युग के आरंभ की सूचना देती हैं। इन कब्रों को महापाषाण, महा मतलब महान, बहुत बड़ा, महान, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है, महान पत्थर, ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। इसलिए कहते हैं कि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थि पंजर ही बल्कि मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी मिलती हैं। वे लोग, अब देखो लोहे की वस्तुएं मिल रही हैं, कितना कुछ मिल रहा है साथ में, तो वो सोचते होंगे, उनके माइंड में ये होगा कि शायद जब ये मरते हैं तो इनके शरीर से जो आत्मा निकलती है ना, वो ऊपर जब जाती है तो उसे वहाँ पर रहने के लिए, निवास करने के लिए भी उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे जहाँ पर ज़मीन पर होती है लोगों की, तो कुछ वस्तुएं, बर्तन वगैरह है ना, कुछ गहने वगैरह साथ में, जो उनकी जो संस्कृति थी, कुछ खास वस्तुएं वो साथ में रखते थे, ताकि जब जी इनकी आत्मा ऊपर जाए तो ये भी उनके ऊपर साथ में चली जाए और वहाँ पर उसके काम आए। ये चीज़ थी तब लोगों का माइंड विकसित होने लग गया था अभी। ठीक है, अस्थि पंजर ही बल्कि मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी मिलती हैं। वे लोग कई तरह के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के समूचे ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका जमाव पूर्वी आंध्र व तमिलनाडु में अधिक प्रतीत होता है। महापाषाणिक अब कहाँ पर जे अधिक थे? पूर्वी आंध्र व तमिलनाडु में जे अधिक थे। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, महापाषाण कब्र दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में भी मिलते हैं। उत्तर भारत में और विदर्भ क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन अब इतिहास में महापाषाण संस्कृति कहते हैं तो सामान्यतः उनका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति है। महापाषाण यानी मेगालिथ शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी यपांतर है। मेगालिथ शब्द 2 शब्दों मेगा पर लिथ से मिलकर बना है। मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास व लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। मेगाथ का अर्थ महान यानी वहत व लिथोस का अर्थ महान। पाषाण यानी पत्थर है। मेगालिथ से आशय बड़े बड़े प्रशस्तर खंडों से बने कब्र बेड में स्मारक है। मेगालिथ का निर्माण मृतकों को दफनाने के लिए कब्र के रूप में प्रथम। इसको हम दोबारा करते हैं। मेगालिथ से आशय बड़े बड़े प्रशस्तर खंडों के बने कब्र बेड में स्मारक है। मेगालिथ का निर्माण मृतकों को दफनाने के लिए कब्र के रूप में व मृतक के स्मारक के रूप में किया जाता था। महापाषाण इस संस्कृति की विशिष्ट पहचान थी, इसलिए इसे महापाषाण संस्कृति का नाम दिया गया है। कर्नेल मीडोज टेलर ने 1851 और 1862 में 62 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में गुलबर्गा जिले। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि में स्थित शोलापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण कब्र जहाँ स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया। ठीक है, पुरातत्वविद अलेक्जेंडर रीड ने 1889 से 1905 ईस्वी के बीच तमिलनाडु के तिरुनेवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदिंचल नूर तथा 1904 से 1908 ईस्वी के बीच पेरुम्बूर
पेरुम्बूर 2 महाप्रशान कालीन स्थल का उत्खनन किया। पुरातत्वविद मार्टिन वीर ने 1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन किया। ठीक है, अब इधर जो ये चित्र दिया गया ना, वो ताम्रप्रशान संस्कृति शवाधान विधियों का दिया गया है। तो सबसे पहले हम शवाधान विधियाँ पढ़ लेते हैं, है ना। कौन कौन सी शवाधान विधियाँ, मतलब शवाधान मतलब किसी को दफनाने की उनकी विधियाँ कैसी थी। फर्स्ट देखते हैं आंशिक शवाधान। महाप्रशान संस्कृति में अधिकांश मृतकों का आंशिक शवाधान मिलता है। दक्षिण भारत से पहले अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ गिनी चुनी हड्डियां को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। खोपड़ी, हाथ और पैर की बड़ी हड्डियां ही प्राय दफनाई हुई मिलती हैं। मृत्यु के बाद मृतक की लाश को खुला छोड़ दिया जाता था और पशु पंछियों द्वारा मांस को खा लेने के बाद शेष बची हुई हड्डियों को चुनकर उन्हें कब्र में रख दिया जाता था। अब देखते हैं पूर्ण शवाधान। पूर्ण मतलब पूरा शवाधान। ये कैसे होता था तो दक्षिण भारत में नागार्जुनकोड़ा, मस्की, आदुंचल, नूर में पूर्ण शवाधान के भी प्रमाण या उदाहरण मिलते हैं। पूर्ण शवाधान में मृतकों की पूर्व पश्चिम क्रम, यानी पूर्व और पश्चिम क्रम देख लो। दक्षिण भारत में कैसा सिस्टम था, पूर्व और पश्चिम क्रम, सिर पूर्व की ओर व पैर पश्चिम की ओर में दफनाया जाता था। मृतक बच्चे को प्राय पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों ब्रेड में कलशों में भरकर दफनाया जाता था, जिसे कलश शवाधान कहा जाता था। कलश शवाधान के साक्ष्य तमिलनाडु के चिगलपट्टू क्षेत्र में मिले हैं। आगे अंत्येष्टि सामग्री। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ रखे गए हैं, जहाँ कब्र के बाहर स्मारक के पास रखे गए हैं। शव के साथ अंत्येष्टि सामग्री को रखे जाने की प्रथा इस विश्वास पर आधारित थी कि मृतात्मा को परलोक में उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती होगी, है ना, मूलभूत आवश्यकता उनकी। अब देख लो इनकी पद्धतियाँ। जो हमारा उत्तर भारत है उसमें शवाधान जो विधियाँ थी ताम्रप्रशानकालीन लोगों की वो अज्ञात है, नहीं पता है कि कैसी थी। पूर्व भारत में देखें तो पूर्व भारत में आंशिक शवाधान पद्धति थी ताम्रप्रशान काल में। ठीक है, ताम्रप्रशानकालीन संस्कृतियों में जो पूर्वी भारत में जो शवाधान की पद्धति थी वो आंशिक शवाधान की थी। अब पश्चिम भारत में देख लें तो जहाँ पर पूर्ण शवाधान की थी। ठीक है, और दक्षिण भारत में देख लें तो पूर्व से पश्चिम इस टाइप से थी। और एकमात्र महाराष्ट्र ऐसा स्थल है जहाँ से उत्तर से दक्षिण की तरफ शवाधान की पद्धति का हमें क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। तो ये विधियाँ भी अलग अलग थी ताम्रप्रशानकालीन लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है धातु युग। अब आता है धातु युग। नवप्रशान युग के अंतिम चरण से धातु ब्रेड में तांबे का व्यवहार आरंभ हुआ। कालांतर में कांसा और लोहे से भी लोग परिचित हुए। ताम्रप्रशान पहले तांबे से परिचित हुए, अब धीरे धीरे लोग लोहे से होने लगे परिचित और फिर कांसे से परिचित हुए। अंतःप्रशान युग के पश्चात धातु युग का प्रारंभ हुआ। धातु युग क्रमानुसार 3 कालों में विभक्त है, ताम्र युग, कांस्य युग, लोहे युग। इन्हीं 3 चरणों में मानव जो सभ्यता थी उसका क्या हुआ, उदय हुआ। पहले देखते हैं हम ताम्र युग। ताम्रप्रशानिक संस्कृति के अतिरिक्त भारत में उत्तरी गंगा घाटी व गंगा जमुना दोआब क्षेत्र के स्थलों से प्राप्त ताम्र उपकरण जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, मत्स्य बाले, मानवतारोपी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और इन उपकरणों को गंगा घाटी ताम्र निधि के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से, ताम्र निधि के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, फिर आगे आता है कांस्य युग, है ना। मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान व सिंधु घाटी में कांस्य के उपकरण मुख्यतः व्यवहार में लाए जाने लगे। इसी से यह युग कांस्य युग के नाम से विख्यात हुआ। अब हम देखते हैं जो ब्रेट में जो मृदमांड संस्कृति क्या है। मृदमांड का अर्थ मिट्टी से बने बर्तन है। मृदमांड संस्कृतियों का नामकरण बर्तनों की विशिष्टता दर्शाने वाले तत्व ब्रेट में रंग, चित्र, चमक के आधार पर किया जाता है। यही तत्व उस संस्कृति की मुख्य विशेषता होती है। चोपड़ी मांडो ब्रेड में इलाहाबाद, ये चोपड़ी मांडो कहाँ है, ये स्थल भी आप ध्यान रखना। चोपड़ी मांडो कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। विश्व में मृदमांड के प्रयोग के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चोपड़ी मांडो कहाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अब सेकंड यहाँ पर दिया गया ब्रेड में कि महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर से दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली व निवासा बस्तियों में पाया गया कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मणके का हार पहनाकर उसे दफनाया गया था। इधर है कि ज्ञातव्य हो कि हड़प्पा लोगों की भांति अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। कब्र में मिट्टी की हड्डियां
वह तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थी जिससे परलोक में मृतक इसका प्रयोग कर सके। आगे है लोहा प्रयोक्ता संस्कृति। प्रयोक्ता मतलब उसका यूज करने वाली, इसका प्रयोग करने वाली, उसका इस्तेमाल करने वाली संस्कृति कौन सी थी? किसका? लोहे का। देखते हैं भाई, चित्र दूसरा मर्दभांड संस्कृति यानी PGW संस्कृति। उत्तरी काले पोलिशदार मर्दभांड वाले पोलिश वाले मर्दभांड संस्कृति यानी NBPW एवं दक्षिण भारत की महाप्रशासन संस्कृति है, इन्हें लोहा प्रयोक्ता संस्कृति भी कहते हैं। अब देखते हैं चित्रित दूसरा मर्दभांड संस्कृति। दूसर जहाँ स्लेटी रंग के चित्रित मर्दभांड है और इस संस्कृति के मर्दभांड चाक के पहिए से बने हैं। इस संस्कृति की कालावधि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है और इसका विस्तार दुआब सहित ऊपरी गंगा घाटी बेल्ट में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में मिलता है। सेकंड हमारा उत्तरी काले पालिशदार यानी ओपदार। अब देखो ये न्यू वर्ड है ना, ओपदार मर्दभांड संस्कृति। इसके पर हम देते हैं तो काले रंग की पॉलिश वाले मर्दभांड हैं और इस प्रकार के मर्दभांड आरंभ में उत्तरी भारत में मिले थे। कहाँ मिले थे? पहले उत्तरी भारत में मिले थे, इसलिए इसके नाम में उत्तरी शब्द का प्रयोग किया गया है, यही प्रचलन में रह गया। इस संस्कृति के मर्दभांड चाक के पहिए से बने हैं। किससे बने हैं? चाक के पहिए से बने हैं जी। उत्तरी पोलिश काले जो मर्दभांड है ना, जी चाक के पहिए से बने हैं। इस संस्कृति की कालावधि 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब देखो चित्र दूसरे मर्दभांड की जो संस्कृति है, इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व बताया गया। लेकिन जो उत्तरी काले पोलिशदार मर्दभांड है, इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका विस्तार देखें तो उत्तरी मैदान से मध्य भारत क्षेत्र में ब्रिटेन, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा दक्षिण ब्रिटेन में आंध्र प्रदेश में मिलता है। आगे है कि जो ताम्र युगीन ग्रामीण संस्कृतियों के स्थान कांस्य युगीन शहरों की स्थापना कर दी। अब धीरे धीरे जहाँ पर तांबे का प्रयोग होता था वहाँ पर किसका प्रयोग होने लगा? तांबे का प्रयोग होने लगा। हम कांस्य युग पढ़ रहे हैं, कौन सा युग पढ़ रहे हैं? कांस्य युग पढ़ रहे हैं। तो भाई धीरे धीरे यहाँ पर तांबे युगीन ग्रामीण संस्कृतियों के स्थान पर कांस्य युगीन शहरों की स्थापना कर दी। भारत में इसी युग में हड़प्पा संस्कृति, बेट में सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय व विकास हुआ और भारत में प्रथम बार शहरी सभ्यता की स्थापना सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान हुई थी। लोहा युग देखें तो मानव सभ्यता के विकास क्रम में लोहे का प्रयोग मनुष्य ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास ही सीख लिया था, परंतु उस समय इसका प्रयोग कुछ समुदायों तक ही सीमित रहा। पश्चिम मतलब एशिया माइनर यानी तुर्की, एशिया माइनर किसे बोलते हैं? एशिया माइनर तुर्की को, कि हिट्टाइट जाति ने लोहे के निर्माण की तकनीक खोज निकाली तथा इसके साथ ही लोहे की ढलाई का कार्य 1400 ईसा पूर्व के लगभग प्रारंभ हो गया था। 1200 ईसा पूर्व तक फिलिस्तीन, तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक तथा यूनान के निवासी लोहे के औजारों तथा उपकरणों का प्रयोग करने लगे और इस प्रकार 1200 ईसा पूर्व से लोहा युग का प्रारंभ हुआ। भारत में लोहा युग का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। सुप्रसिद्ध पुराविद हिलर की मान्यता है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन ईरान के खामनी शासकों द्वारा किया गया था। इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वान यूनानियों को इसे लाने का श्रेय प्रदान करते हैं, किंतु ये मत समीचीन नहीं लगते। यूनानी साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कारीगर लोहा उपकरणों का निर्माण करने में कुशल थे। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख प्राप्त हुआ है, जिसके वास्तविक अर्थ के विषय में मतभेद है। संभवतः यह शब्द सामान्य धातु के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा भारत के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित थे। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। अर्थवेद में लोहायम तथा श्याम, किसमें? अर्थवेद में बोल रहा है, अर्थवेद में, ये वेद है, अर्थवेद में लोहायस तथा श्याम आयस शब्द मिलते हैं। विद्वानों ने लोहा शब्द को तांबे के अर्थ में तथा श्याम शब्द को लोहे के अर्थ में ग्रहण किया है। इस प्रकार अर्थवेद में उल्लिखित श्याम अयस से तात्पर्य लोह धातु से ही है। इसके बाद अयस शब्द लोहे का ही पर्याय बन गया। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले भारी हलों का उल्लेख मिलता है। इनमें अवश्य ही लोहे की फाल लगाई गई होगी। अर्थवेद भी लोहे से बने हुए फाल का उल्लेख करता है और इस प्रकार साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ईसा पूर्व 8वीं सदी में भारतीय को लोहे का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। सामान्यतः यह माना जाता है कि भारत में आर्यों के आगमन के साथ लोहे का प्रचलन आरंभ हुआ। विषयों के संदर्भ में
लोहा युग लगभग 1300 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ और भारत में लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एंटा जिले के तरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। भारत के वर्षों में हाल के वर्षों में लोहा युग के आरंभ का संबंध चित्रित दूसरे मृदबाण से स्थापित किया गया है, जिसमें सबसे पहले अक्षतर के उत्कृष्ट मृदभांडों और उसके बाद हस्तिनापुर के मृदभांड का उल्लेख किया गया है। आगे है कि इस युग में चाक की सहायता से विशेष प्रकार के मिट्टी के बने बर्तन चित्रित दूसरे मृदभांड यानी PGW यानी प्रिंटेड ग्रेवेयर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अतः इस संस्कृति को चित्रित दूसरे मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। कौन सी संस्कृति कहा जाता है? PGW संस्कृति कहा जाता है। अब आप इसमें आप लोहा उपकरण प्राप्ति स्थल देख लो। लोहा स्थल देखते हैं तो लोहा के कृषि उपकरण है ना, हमें कहाँ से मिले? जखेड़ा से मिले हैं। अभी जखेड़ा से मिले हैं, आलमगीर, ठीक है, जखेड़ा से मिले हैं। यहाँ से याद रखना, जखेड़ा से। लोहा के कृषि उपकरण कहाँ से मिले हमें? कौन से युग में? लोहा युग में। तो जखेड़ा से मिले हैं भाई। फिर अतरंजी खेड़ा से क्या मिला है? भारत में लोहे का प्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व ईस्वी 1000 ईस्वी में एंटा जिले से प्राप्त हुआ है, शायद पूर्व है। फिर चिरांद है, सोनपुर है, ताराडीह है, ठीक है, ताराडीह है, पांडुराज ढिब्बी है, महिषादल है, और फिर पिराग पाकिस्तान में है, हस्तिनापुर है, आलमगीरपुर है, दातूमल, जखेरा, बटेश्वर, अतरंजी खेड़ा है, जोधपुर है। जोधपुर से हत्था लगाने के छेद वाले कुठार में है ना। जोधपुरा, जयपुर, नोहै भरतपुर में। नोहै कहाँ है? नोहै भरतपुर राजस्थान में है। फिर एरन, फिर नागदा, उज्जैन, कायथा, फिर माहौर झारी से लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। फिर प्रकाश, फिर नेकुड, फिर जूनापानी, और फिर हल्लूर कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित तीरों में बालों के लोहे से युक्त हथियार मिले हैं। फिर पेमपल्ली है ना, आदि चन्नालूर, और फिर जूनापानी। भारत में अनेक स्थलों से लोहा प्रयोक्ता संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है। सामान्यतः माना जाता है कि भारत में आर्यों के आगमन के साथ ही लोहे का प्रचलन साहित्य एवं उत्तर वैदिक भारत में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल से लोहे के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। लोहे का प्रयोग है ना, लोहे का प्रयोग कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। 1000 ईसा पूर्व से गंधार, बलूचिस्तान, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान क्षेत्र में लोहे के प्रयोग के प्रमाण मिलने लगते हैं, और इस समय की संस्कृति अर्थव्यवस्था वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व की तुलना में अधिक विकसित थी। क्या थी? अधिक विकसित थी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा लोहा उपकरण प्राप्ति स्थल कंप्लीट होते हैं। इसको दो तीन बार कर लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। फिर जो इधर जो ब्रैकेट में दिया गया है ये है लोहा काल का विभाजन। तो फिर चरण दिए गए हैं, फिर कालावधि दी गई है, और फिर विस्तार दिया गया है। तो देखते हैं हम। प्रथम चरण जो था उसकी जो अवधि थी वो 1300 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में थी। इसका विस्तार देखें तो अत्यंत सीमित क्षेत्र में पिराग, बलूचिस्तान पाकिस्तान व हल्लूर कर्नाटक भारत में था। द्वितीय चरण देखें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के बीच में था। संपूर्ण गंगा क्षेत्र व कर्नाटक में उत्तरी भारत व दक्षिण भारत के कुछ हिस्से में इसका विस्तार हो गया था। तृतीय चरण देखें तो 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य था। भारत के अधिकांश क्षेत्र में उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत में महाप्रशान संस्कृतियाँ, ठीक है। इस तरह जब हमारा ताम्रप्रशान है ना, लोहा है जी, सारी संस्कृतियाँ कंप्लीट होती हैं। अब हमारा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना वो है हड़प्पा संस्कृति, कैंसर युगीन सभ्यता जो थी। ये अब हम शुरू करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे तथा इनके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। गार्डन चार्ल्ड ने सिंधु सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के विशेष मिलने के प्रमाण की पुष्टि किए थे। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है।
1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने तब राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की तथा राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई कराए थे। सभ्यता का नामकरण देते हैं भाई, तो सिंधु सभ्यता के निर्माण। फर्स्ट पॉइंट इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड यानी सिंधु क्षेत्र की प्रथम प्रजाति मध्य भारत में SC/ST के रूप में विद्यमान। सेकंड पार्ट है भूमध्य सागरीय। सर्वमान्य मत इस प्रजाति को सभ्यता का निर्माता माना गया है जो कि दक्षिण भारत में पाई जाती है। थर्ड पॉइंट है मंगोलॉयड यानी विशेष हिमालयी प्रदेशों भारत में अमर सीमांत क्षेत्र चटगांव पहाड़ी सिक्किम असम क्षेत्र। 4 पॉइंट देखिए अल्पाइन यानी विशेष सिंधु प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु में पाए जाते हैं। आगे जो हमारा आता है वो है मतलब इसकी संस्कृति या फिर सभ्यता। पुरातत्वविद संस्कृति। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूहों के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध स्थलों पर पाए जाते हैं। एक विस्तृत भू क्षेत्र पर जब संस्कृतियों में समानता पाई जाती है तो उसे सभ्यता कहते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। इसके ऊपर चलते हैं हम, तो हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को ही खोजा गया था। सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास अधिक केंद्रित है, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों से भी स्थलों की खोज होने से अब इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम यह नहीं रह गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता। हड़प्पा का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था जो सिंधु व गंगा के बीच में स्थित था, और इसलिए कुछ विद्वानों ने सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। आगे जो हमारा आता है वह कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु वासियों की प्रथम बार तांबे में टिन मिलाकर कांस्य क्या तैयार किया, तांबे में टिन मिलाकर कांस्य तैयार किए और इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। तो प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में प्रथम 12 नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ, और काल निर्धारण कार्बन डेटिंग यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 25 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। रेडियो कार्बन C14 तकनीक के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। आगे जो है ना वो है सिंधु सभ्यता। इससे पहले हम पीछे वाला कर लेते हैं, मतलब ये बना हो गया था। ये मोहनजोदड़ो फिल्म बनी है एक, इस पर पढ़ लेते हैं कि मोहनजोदारो ये जो मूवी है 12 अगस्त 2016 को भारतीय रोमांचक प्रेम कथा पर आधारित हिंदी फिल्म है जिसका लेखक एवं निर्देशक आशुतोष गोवारिकर तथा निर्माण UTV मार्शल पिक्चर्स के सिद्धांत राय कपूर व आशुतोष गोवारिकर प्रोडक्शन लिमिटेड की सुनीता गोवारिकर द्वारा किया गया है। फिल्म में ऋतिक रोशन व पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में अदाकारी किए हैं और मोहनजोदड़ो की प्रथम सिनेमाई प्रदर्शन है। मोहनजोदड़ो की प्रथम सिनेमाई प्रदर्शन है जो प्राचीन सिंधु सभ्यता को प्रदर्शित की गई है, और इस महान नगर मोहनजोदड़ो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के तौर पर अंकित किया गया है। यह क्षेत्र पाकिस्तान स्थित सिंध जिले के लड़काना में है। आगे जो है वो है कहानी एक साधारण किसान व्लादिमीर रोशन के मोहनजोदड़ो नगर की ओर यात्रा करने और पूर्ण नगर को सम्राट वर्ग की ओर व्लादिमीर हेगड़े से हुए प्रेम को लेकर बुना गया है ना। सम्राट वर्ग की ओर हेगड़े से हुए प्रेम को लेकर बुना गया है, और जिसके परिणाम में वह नगर के अभिजात वर्ग को चुनौती दे डालता है तथा आखिर में उसी नगर के अपरिहार्य विनाश के विरुद्ध संघर्ष भी करता है।
आगे की फिल्म का संगीत एवं एल्बम की रचना AR रहमान के साथ गीत लिखने का कार्य जावेद अख्तर ने भी किया है। फिल्म का प्रदर्शन 12 अगस्त 2016 में वैश्विक स्तर पर जारी किया गया। फिल्म का आरंभ सरमन और होजो एवं उसके दोस्तों से होती है, जब वह आमरी की प्राचीन गांव के युवा अपनी नाव में सफ़र करते हुए तंग नदी में जा फंसते हैं और उन पर अचानक ही नरभक्षी मगरमच्छों का हमला होता है। सरमन बेहद साहसपूर्वक ढंग से अपने भाले से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और फिर उनको उठाकर गांव वापस लौटते हैं, जहां उनकी नायक के तौर पर जय जयकार होती है। तो ये इस फिल्म का पूरा बताया गया है। आगे की विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण कैसे हुआ है। तो जो हमारे काल निर्धारण फिर विद्वान 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में बताया है फेयर सर्विस ने, और 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में बताया है DP अग्रवाल ने। 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में बताया है CJ गैंड ने, और 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में बताया मार्टिन लवीयर ने, और 28 ईसा पूर्व से लेकर 25 ईसा पूर्व के बीच में बताया अर्नेस्ट मैंके ने, और 29 ईसा पूर्व से लेकर 19 ईसा पूर्व के बीच में बताया डेल्स ने। 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच में बताया है जॉन मार्शल ने, और 35 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व के बीच में बताया है माधव स्वरूप वत्स ने। आगे सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, अब इस पर भी बहुत अच्छा डिबेट होता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग और IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर कई नए तथ्यों की जानकारी दी है। प्रमुख बिंदु देखें तो वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 5500 वर्ष नहीं बल्कि 8000 वर्ष पुरानी है। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। मिस्र की सभ्यता के 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक होने के साक्ष्य मिलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के भी साक्ष्य ढूंढ लिए हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने 3000 वर्ष पहले इस सभ्यता के नष्ट होने के कारणों का पता लगा लिया और उनके अनुसार मौसम में बदलाव के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। आगे IIT खड़गपुर के जियोलॉजी और जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रमुख अनिदय सरकार के अनुसार वैज्ञानिकों ने सिंधु सभ्यता की प्राचीनतम पोट्री को खोजा है। उन्होंने ऑप्टिकली सिम्युलेटेड लुमिनेसेंस तकनीक के प्रयोग से इनकी आयु का पता लगाया है, जिससे पता चला है कि 6000 वर्ष पुराने हैं, और इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत लगभग 8000 वर्ष पहले होने के साक्ष्य पाए गए हैं। वैज्ञानिकों की टीम इस बात का अध्ययन करने में जुटी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हरियाणा के निराबा और राखीगढ़ी में भी था। अब तक किसी सभ्यता के प्रमाण पाकिस्तान के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा भारत के लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा से भी मिले हैं। वैज्ञानिकों ने निर्भरा की नई स्थलों पर उत्खनन किया, और इस दौरान उन्हें जानवरों की हड्डियां, गायों के सींग, बकरियों, हिरण, चिंगारे के अवशेष मिले। इन सभी को कार्बन 14 के द्वारा जांच की गई। नेक्स्ट है हमारा कि जिससे पता चला कि उस दौर में सभ्यता को किस तरह की पर्यावरणीय स्थितियों का सामना करना पड़ता था। शोधकर्ताओं का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के काफ़ी बड़े हिस्से में था। यह सिंधु नदी के किनारे से लेकर लुप्त हो गई थी। यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे तक बसी थी, लेकिन इस बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज़्यादातर जानकारी अंग्रेजों की ओर से कराए गए अन्वेषणों से ही मिलती है। हड़प्पा सभ्यता को अपने आखिरी चरण में खराब मानसून का सामना करना पड़ा था, और इसी कारण से बड़े पैमाने पर लोगों ने पलायन किया और लोगों की संख्या में गिरावट आई। बस्तियों के खाली हो जाने के बाद हड़प्पा की लिपि भी समाप्त हो गई। शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार लगभग 7000 वर्ष पहले जो मानसून कमज़ोर होना शुरू हुआ था, लेकिन लोगों ने इससे हार नहीं मानी और अपने तौर तरीकों में बदलाव किया। लोगों ने अपने फसलों के पैटर्न को बदला और घर में पानी की जमा करने के लिए स्टोरेज सिस्टम विकसित किए ना, अलग अलग स्टोरेज सिस्टम विकसित किए। इसी ये जो इतना बड़ा
अ, देवीय जो विपत्ति आई थी, है ना, सभ्यता तक समाप्त होने का खतरा जो पनप गया था, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों ने ये प्रयोग किए थे। आगे हड़प्पा के भौगोलिक स्थल देखें, मांडा, है ना, अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, और जो है विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगपत जोशी व मधुबाला ने कराया था। हड़प्पाकालीन मर्दबाण तथा मिट्टी के ठीकरे मिले थे, और मांडा में 3 संस्कृतियाँ उत्तर प्राक सैंधव तथा उत्तर सैंधव मिले हैं। आगे आलमगिरीपुर, तो मेरठ जिले में हिंडर नदी यमुना की सहायक नदी के तट पर स्थित है। जिस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था, और यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है, जहाँ से सिंधु सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिले हैं। रोटी बेलने की चौकी तथा कठोरे के अनेक टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, और सेंधव प्रकार का एक मानव शवादान भी मिलता है, और जहाँ एक गर्त में युवा पुरुष या गर्त में युवा पुरुष का शव पाया गया है, और इसे उत्तर दक्षिण में लिटाया गया है। गर्त में ईंटों की चिनाई करने के बाद उसे मिट्टी तथा ईंटों से ढका गया है। ये देमाबाद की बात हो रही है, देमाबाद की, ठीक है। और जहाँ तथा कब्र के उत्तर की ओर एक पत्थर भी मिला था, जहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तांबे का रथ प्राप्त हो गया भाई, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में रथ प्राप्त हुए हैं, देख लो। अब आगे देमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक है। अब सुतका गेडोर, तो सुतका गेंडोर देखे तो जह दाशक नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरेल स्टाइल ने की थी, और इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था, जहाँ से कोई मोहर अथवा उत्कीर्ण वस्तु नहीं मिली है, ठीक है। कौन से नहीं मिले है? सुतका गेडोर से नहीं मिली है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखें तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, मांडा अखनूर जिला, ठीक है। और फिर हम हिंडन नदी आलमगिरीपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र में है हमारा अहमदनगर जिला में गोदावरी नदी के तट पर है। और फिर दाशक नदी जहाँ सुतका गेडोर, है ना, बलूचिस्तान। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है, जहाँ से गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। किसकी खेती के मिले साक्ष्य? गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ना, वो है कि तैयार किए। अब हम जो पीछे पढ़ रहे थे, है ना, हम पढ़ रहे थे कि हाँ कहाँ से ये हम पढ़ गए थे एक बार। अब हम सिंधु सभ्यता का काल देखते हैं ना, क्या काल निर्धारण हुआ इसका। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता 35 ईसा पूर्व से 26 ईसा पूर्व, कोटदीजी, दबसादान, आमरीनाल, सिसवाल। फिर परिपक्व हड़प्पा काल 26 ईसा पूर्व से लेकर 19 ईसा पूर्व के पीछे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। और फिर उत्तर हड़प्पा काल 19 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच रोजदी बेल्ट में गुजरात और राखीगढ़ी बेल्ट में हरियाणा। नगर विन्यास की पद्धति देखते हैं तो जाल पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम पर आधारित है। एक दूसरे को समकोण पर काटती सीधी रेखाओं की पद्धति को जाल पद्धति कहते हैं। जय शतरंज के बिसात की भांति होती है। टीला देखें तो जब लोग एक ही स्थल पर नियमित रूप में रहते हैं तो इस भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? टीला कहते हैं। आगे जो ब्रेड में देखते हैं नियोजित शहरी क्षेत्र। पश्चिमी टीला अधिक ऊंचाई पर दुर्ग टीला, है ना, दुर्ग टीला। फिर पुरोहित वर्ग था इसमें। पूर्वी टीला देखे तो कम ऊंचाई पर था, जो निचला शहर यानी नगर टीला था, और व्यापारी, नागरिक, सैनिक व शिल्पी यहाँ पर रहते थे, और दोनों ही धार्मिक अनुष्ठान दोनों के मध्य होते थे भाई। अब बात देखें धोलावीरा, है ना, ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा जहाँ नगर का 3 भागों में बैठ में दुर्ग नगर, मध्य नगर, निचला नगर
विभक्त करने का उल्लेख मिलता है। चुहूद एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। नेक्स्ट जो हमारा है वो है उपयोग। अब कच्ची ईंट है ना। अब सिंधु ईंटों का प्रयोग कैसे होता था जहाँ पर, तो सिंधु सभ्यता में ईंटों के अनुपात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी 4:2:1 था। ईंट उपयोग देखें तो कच्ची ईंट का उपयोग रक्षा, दीवार, चबूतरा व सड़क बनाने में। पक्की ईंट का देखें तो विशाल भवन बनाने में। फन्नीदार ईंट देखें तो जल निकासी व्यवस्था में। अलंकृत ईंट देखें तो एकमात्र कालीबंगा के फर्श में। एल आकार की ईंट देखें मकान के किनारे, मकान के बाहरी हिस्से व मल निकाय अवस्था में। आगे इनकी वास्तुकला कैसी थी भाई, है ना। सिंधु घाटी वासियों की इनकी कैसी थी वास्तुकला, तो भवन निर्माण की कला को वास्तुकला कहा जाता है। वास्तुकला और जो हमारी दूसरी कला है, ये भी दो प्रकार की होती है कला। तो वास्तुकला होती है यानी कि बड़े बड़े स्मारक बनाने, वो होती थे वास्तुकला। एक होती है हमारी नृत्य कला होती है, वो अलग होती है ना। और हमारी जो मूर्ति कला अलग होगी, और बड़े बड़े स्मारक बनाने वो होती है वास्तुकला। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने ही किया था। किसने किया था? सिंधु वासियों ने किया था भाई। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के नगरों के अवशेषों से नगरीय विन्यास का परिचय मिलता है, और नगर की रक्षा के लिए उनके चारों ओर मजबूत प्राचीर बनाया जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर यानी ऑक्सफोर्ड मेथड पर काटती हुई चौड़ी बनाई जाती थी, जिनके किनारे नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था, जिनके दरवाजे गलियां व सहायक सड़कों की ओर खुलते थे। और भवन 2 मंजिले भी थे। भवन कितने मंजिले थे? 2 मंजिले भी थे। घरों में कई कमरे, रसोईघर, स्नानघर तथा बीच में आंगन व्यवस्था थी। आगे जो हमारा ये बैट में दिया गया है, इसे हम करते हैं कि जे रेडियो कार्बन टेक्निक है ना, C14 निर्धारण विधि के बारे में बताया गया है। तो सभी सजीव वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है? रेडियोधर्मी कार्बन होता है, जिसे कार्बन 14 कहते हैं। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास बिलार्ड फ्रैंक डिब्बी द्वारा 1940 ईस्वी में किया गया था। इनको 1960 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। जीवित अवस्था में मनुष्य, पशु, पंछी व पौधे वायुमंडल से कार्बन लेते रहते हैं, और उतनी ही मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण उनमें ह्रास होते रहते हैं। मृत होने पर वे नया कार्बन नहीं लेते, परंतु उसे एक निश्चित दर से ह्रास होता, मतलब जो उसके अंदर जो कार्बन होता है जो उसने जीवित अवस्था में लिया था, वो उसके मरने पर क्या होता है, एक निश्चित दर से उनका ह्रास होता रहता है। किसी वस्तु में निहित कार्बन 14 यानी C14 की मात्रा को ज्ञात करने की प्रक्रिया को रेडियो कार्बन 14 यानी C14 कार्बन निर्धारण विधि जहाँ पर कार्बन डेटिंग कहते हैं। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन ग्रहण करती है। कार्बन के समस्थानिकों में कार्बन 12 रेडियोधर्मी नहीं होता है, जबकि कार्बन 14 रेडियोधर्मी होता है। जीवित पेड़ पौधे व जंतुओं में C12 व C14 दोनों समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, जीवित पेड़ पौधों में और जंतुओं में। जब पेड़ पौधे व जीव जंतु मर जाते हैं तब C14 की मात्रा यथावत स्थिर रहती है, लेकिन C14 की मात्रा क्रमश कम होने लगती है। जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब इसमें विद्यमान C14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है, और यह इसलिए संभव है क्योंकि C14 का आधा भाग 5568 वर्षों का होता है। इस प्रकार वस्तु का भार 5568 वर्ष पहले निष्प्राण हो गई, तो उसकी C14 धारिता उस समय की तुलना में आधी रह जाएगी जब तक जीवित थी। जिस वस्तु में C14 की मात्रा जितनी ही कम पाई जाती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इसमें पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। C14 कम प्राचीन वस्तु, C14 अधिक नवीन वस्तु। ठीक है, तो ये इनका सिस्टम है। ठीक है, आगे विशाल स्नानागार। वास्तुकला में विशाल स्नानागार है ना, जय मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक था। इसका निर्माण पक्की ईंटों दुर्ग क्षेत्र में किया गया था। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड था। कुछ के पूर्व दिशा में बड़ा कुआं बनाया गया था,
कुछ के पूर्व दिशा में बड़ा कुआं बनाया गया था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कृषि, यानी कृषि पद्धति क्या थी इन लोगों में, ये हम दोबारा कर लेते हैं। नहीं चलो कृषि शुरू करते हैं। वे चावल के उत्पादन से परिचित थे। चावल के उत्पादन का साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल व सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजदी ब्रेड में गुजरात से रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। विश्व में कपास उगाने वालों में सिंधुवासी प्रथम थे, इसलिए मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा तथा यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु शब्द की का ही यूनानी रूपांतरण था। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राक सिंध स्तर से हल से जूते हुए खेत था, उनमें सरसों के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावासी से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल भी मिला है।